चैप्टर 14 जो है बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन जो कि जंतुओं के आर्थिक महत्व के अंदर आता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लाख जो संवर्धन है, लाख कीट संवर्धन, वो देखेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, बुक से ही हम लोग इसको पढ़ लेंगे क्योंकि आपका इनफ है बुक के अंदर जो दिया हुआ मैटर है। तो सबसे पहले आता है आपका लाख कीट जो है उसका संवर्धन। तो लाख कीट संवर्धन के अंदर देखो क्या है, लाख कीटों की जो लक्ष्य ग्रंथियों के द्वारा क्या किया जाता है, एक रेजिन युक्त पदार्थ स्रावित किया जाता है। ठीक है, यानी जो लाख कीट है उनके अंदर ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे हमारे अंदर क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, वैसे ही लाख कीट में क्या पाई जाती है, लक्ष्य ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, रेजिन युक्त पदार्थ किया जाता है। जैसे हमारी लार होती है वैसा ही जो लार होती है इन ग्रंथियों के द्वारा चिपचिपा तरल जो स्रावित किया जाता है उसमें रेजिन नामक पदार्थ पाया जाता है, और इस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, लाख कहते हैं। तो ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। फिर लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु लाख कीटों को पालना, लाख को हम उत्पादित कर सके, व्यापारिक उत्पादन कर सके। व्यापारिक उत्पादन का मतलब है कि इतना हम पैदा कर सके कि उन्हें बेच सके। ठीक है, तो व्यापारिक उत्पादन जो है किया, व्यापारिक उत्पादन के लिए लाख कीटों को पालना हमारा लाख संवर्धन कहलाता है। ये दो एक नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जो बनता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व में लाख के कुल उत्पादन का 80% भाग कहाँ उत्पादित किया जाता है, भारत में किया जाता है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफर लेका है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर का तीसरा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है लाख का वो भारत में होता है, कितना प्रतिशत करता है, 80% करता है। ये छोटे आकार के रेंगने वाले शल्कीय कीट होते हैं। लाख के कीट जो होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं और शल्कीय होते हैं, मतलब उनके जो शरीर होता है उस पे शल्क के समान यानी कठोर आवरण पाया जाता है, जो स्वयं द्वारा स्रावित लाख से बने आवरण में बंद रहते हैं। ये खुद के द्वारा ही जो लाख का आवरण बनाया जाता है उसके अंदर ये जो है कीट, यानी मतलब ये कीट है और ये लाख का बना हुआ आवरण है जिसके अंदर ये कीट रहता है। ठीक है, अब है नर और मादा कीट में डिफरेंस क्या है, तो देखो नर लाख कीट मादा से आकार में छोटे होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। मतलब मादा जो कीट होती है वो कैसी होती है, आकार में बड़ी होती है, और नर जो है वो छोटा होता है। रेशम कीट में भी यही था। और इनके जीवन काल की एक अवस्था आती है, जैसे कि रेशम कीट में आ रही थी ना कैटरपिलर, और जो लार्वा अवस्था प्यूपा थी, वैसे इनके भी जीवन काल की जो निम्फा अवस्था आती है उसमें ये जो नर होते हैं वो लाख उत्पन्न करते हैं, जबकि मादा कीट का आकार जो होता है वो बड़ा होता है, अधिक लाख उत्पन्न करती है। ठीक है, कंपैरिजन टू किसके, नर के। ये मुलायम शाखाओं से चिपक कर रस चूसना प्रारंभ करती है तथा अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। जो जैसे कि हम लोगों का अगर देखते हैं प्लांट, जो शीशम हो गया है ना, और जो बबूल हो गया, इन प्लांट्स की जो टहनियां होती हैं उनको, उनके अंदर जो गेप होता है वहां पर ये लाख कीट रह कर क्या करता है, उनसे रस चूसता है और अपना जीवन यापन करता है। देश में प्रतिवर्ष इसकी 4 फसल प्राप्त होती है, मतलब एक साल में 4 फसल जो है वो प्राप्त की जाती है। लाख का उत्पादन का 50% भाग रंगीन फसल के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये देखो ये दे रखे हैं आपके लाख की जो है वो सामने चित्र में दिया हुआ है। लाख उत्पादन की निम्न 2 विधियां प्रचलित है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखना कि लाख उत्पादन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सीधा आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 या 3 मार्क्स में आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि 2 विधियां, पुरानी और आधुनिक विधि। पुरानी देशी विधि और आधुनिक विधि। पुरानी देशी विधि में क्या होता है, आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली ये विधि बहुत ही प्राचीन व अवैज्ञानिक है। इसमें लाख के पौधे को काट कर ही लाख एकत्रित की जाती है। ठीक है, यानी लाख जो है कीड़ा कहाँ रहता है, पेड़ के अंदर रहता है ना, और इस लाख को प्राप्त करने के लिए इस पेड़ को हमें कट करना पड़ता है। ठीक है, कीट को नष्ट हो इस लाख एकत्रित की जाती है। कीट नष्ट हो जाने के कारण इस विधि को आगामी फसल के लिए भारी है। यानी अगर मान लो सपोज ये प्लांट है ना, अब इसकी टहनी में रहकर ये लाख कीट क्या दे रहा है, लाख दे रहा है। हमने इस पेड़ को क्या कर दिया,
काट दिया, तो नेक्स्ट जो लाख के कीड़े होंगे उनको क्या नहीं मिलेगा, भोजन मिलेगा ही नहीं, पोषण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो समस्त पेड़ को काट दिया। तो इसीलिए क्या होता है, आने वाली फसल को क्या होता है, उससे नुकसान होता है, हम जो है दोबारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आती है आधुनिक विधि। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें आगामी फसल की ज्यादा हानि नहीं होती, क्योंकि लाख एक साथ न निकालकर बारी बारी से निकाली जाती है। जैसे कि ये सपोज ये खेत है, यहाँ पर ये प्लांट लगे हुए 1 2 3 है ना, तो इसमें से इस बार इस प्लांट को काटा और इस प्लांट को काटा, तो बीच वाला रह गया ना, तो जो लाख के कीड़े हैं वो कहाँ से भोजन प्राप्त कर लेंगे, बीच वाले से, तो एक साथ नुकसान नहीं होता। और ये प्लांट पे अगली जो फसल है वो प्राप्त की जाएगी, तब तक इन प्लांट को वापस क्या कर दिया जाएगा, लगा लिया जाएगा। तो बारी बारी निकाली जाती है। फिर है लाख का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अनुसंधान केंद्र भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार के अंदर बनाया गया है। ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। आगे बात समझ, तो ये हो गई। फिर है मछली पालन। मछली एक आसानी से प्राप्त होने वाली प्रोटीन युक्त उच्च पोषक युक्त आसानी से पचने वाला भोज्य स्रोत है। मतलब सबसे ज्यादा हमें कौन सा भोजन मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की प्राप्ति के लिए हम मछलियां खाते हैं। अतः मछली पालन हेतु मानव तालाब में मछलियों का प्रजनन व उत्पादन किया जाता है। तो मछलियों को कहाँ, तालाब के अंदर पालते हैं, तो क्योंकि भोजन के रूप में खाते हैं। साउथ में आप चले जाओ, दक्षिण भारत में अधिकतर लोग मछलियां ही खाते हैं। वर्तमान में भारत का विश्व में समुद्री भोज्य उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान है। ठीक है, यानी जो समुद्र से जो फूड प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें 6ठी रैंक है भारत की। पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा में लगभग 1500 वर्ष पुराना मछली उद्योग है। मछलियों का उत्पादन खारे जल की तुलना में कहाँ किया जाता है, मीठे जल में अधिक होता है। खारा जल तो समुद्री जल होता है और मीठा जल जो तालाब और झीलों में मिलता है। तो मीठे जल में, तालाब में ज्यादा मछलियों को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। अलवणीय मीठा जल में मछली पालन के लिए, यानी जो खारे पानी, जो मीठा पानी है, अलवणीय मतलब लवणीय तो होता है समुद्र का पानी है ना, जिसमें नमक ज्यादा होता है, और अलवणीय यानी मीठा, यानी तालाब वाला जो जल होता है उसमें कौन कौन सी मछलियां पाली जाती है, तो रोहू, कतला और मृगल जो है वो देसी मछलियां, यानी हमारे ये प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि मीठे पानी में जो मछलियां उत्पादन के लिए पाली जाती है वो कौन कौन सी है, नाम लिखिए। तो रोहू, कतला और मृगल जो है वो इसका उदाहरण है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, उद्योगों में विदेशी मछलियां जैसे कॉमन कार्प का भी उत्पादन किया जाता है। विदेशी मछली है जिसको भी पाला जाता है भारत के अंदर, है ना। उसके बाद जलाशय निर्माण की दृष्टि से चिकनी मिट्टी वाले स्थानों को जलाशय का निर्माण किया जाता है। यानी अगर मान लो हमको ये तालाब बनाना है तो इसके नीचे जो मिट्टी होगी वो कौन सी होगी बेटा, चिकनी मिट्टी होगी। आगे बात समझ में, इसको ध्यान रखना, चिकनी मिट्टी से उत्पादन किया जाता है। इस जलाशय का तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह आदि नियंत्रित करके उत्पादन किया जाता है। मतलब इस पानी, इसके अंदर पानी भरा जाता है तो देखो कि तापमान ज्यादा नहीं रह रहा हो, अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो गर्मी से मर जाएगी मछली। और इसके अंदर ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऑक्सीजन पहुंचे ताकि सांस ले पाए मछलियां, प्रकाश की उचित मात्रा इसमें क्या हो, पहुंचे, ये चीजें ध्यान रखी जाती है। ठीक है, फिर है प्राकृतिक भोजन दिया जाता है, जैसे सूक्ष्म जलीय पादप व जंतु, इन्हें दिया जाता है भोजन के रूप में। और कृत्रिम भोजन जो मनुष्य द्वारा निर्मित है वो कौन सा है, चावल की भूसी, गेहूं की चापड़ और अनाज के टुकड़े भोजन के रूप में दिए जाते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो मछली उत्पादन किए जाता है तो उनके लिए जलाशय निर्माण के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो ये ध्यान रखो कि चिकनी मिट्टी वाला स्थान लो, जलाशय का तापमान, प्रकाश, जल प्रवाह, यानी उसके अंदर पानी जो है वो आता रहे, कंटिन्यू साफ पानी है ना, ये चीजें ध्यान रखी जाती है। और उनको प्राकृतिक भोजन के रूप में सूक्ष्म जलीय पादप और जंतु देते रहे। कृत्रिम भोजन, चावल की भूसी, चापड़ आदि क्या किया जाए, मछलियों को देते हम रहे। फिर आता है पशुपालन। जंतु के आर्थिक महत्व में कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है उसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, जिन जीवों को हम पाल सकते हैं। ठीक है, अब उन, जैसे कि मैं गाय पाल सकती हूँ, भैंस पाल सकती हूँ, भेड़ पाल सकती हूँ, तो इन पशुओं को कौन सा हम भोजन देते हैं, इनका आवास कैसा चाहिए होता है, रहने के लिए कैसी जगह हमको प्रदान करनी है, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान हमें पता होना चाहिए कि इनको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इन सबके बारे में
कृषि विज्ञान की जो जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम पशुपालन कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यानी कृषि विज्ञान की, एग्रीकल्चर की वह शाखा जिसमें पाले जाने वाले जीवों के आहार, भोजन, स्वास्थ्य और जनन आदि के बारे में हम पढ़ते हैं, वो शाखा पशुपालन कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या है, विशेष महत्व है। उनमें दुग्ध उत्पादन का सर्वाधिक योगदान है। भारत विश्व की कुल संख्या का 55% भैंसे, यानी अगर मान लो टोटल संपूर्ण विश्व की 100% भैंसे हैं, उनमें से भारत में कितनी है, 55% भैंसे जो है वो भारत के अंदर है, और 15% गाय जो है वो हमारे इंडिया में उपस्थित है। और देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों से, यानी हमारे पास जितना हम दूध प्राप्त कर रहे हैं, जैसे 100% दूध जो है उसमें से टोटल दूध में जो 53% दूध है वो तो हमें भैंसों से प्राप्त हो रहा है, और बाकी का 43% किससे हो रहा है, हमें गाय जो है उनसे प्राप्त हो रहा है। ठीक है। और दुग्ध उत्पादन, यानी सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन किया जाता है वो भारत में किया जाता है। तो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम रैंक है विश्व में। विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या के आधार पर दूसरा है, मतलब सबसे ज्यादा जो बकरियां हैं 2nd नंबर पे हमारे पास है। ठीक है। भेड़ों की संख्या में तीसरा है, और कुक्कुट संख्या, कुक्कुट के अंदर हम किसको पालते हैं, जो अंडे देने वाले प्राणी है, कुक्कुट जो है उनको, उनके संख्या के आधार पर 7वां है। आगे बात समझ में। तो ये रैंक आपको ध्यान रखनी है, मैं ट्रिक से आपको लर्न करवा दूंगी वैसे, है ना। फिर उसके बाद है डेयरी उद्योग। मानव ने प्राचीन काल से ही कुछ पशुओं को पालतू कर उनके दूध का अपने पोषण हेतु उपयोग करता रहा है। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन डेयरी उद्योग का एक प्रमुख व लाभकारी व्यवसाय बन गया है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भैंस अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि 53% जो दूध है हम किससे प्राप्त कर रहे हैं, भैंसों से। भैंस की कुछ अच्छी नस्लें इस प्रकार है, जैसे कि जाफराबादी, मुर्रा, सूखी, भदावरी, महसाणा। गाय की कुछ अच्छी नस्लें इस प्रकार है, जैसे गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी और हरियाणा। फिर है राज्यों में बकरी पालन भी किया जाता है। दूध उत्पादन के लिए राजस्थान में किया जाता है, जिससे बकरियां पाली जाती है। तो सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमुनापरी, ये सब बकरियों की अच्छी नस्लें। फिर कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। अंडे व मांस खाने के लिए आदिकाल से ही मुर्गी पालन की परंपरा रही है। ये उद्योग भोज्य पदार्थ के रूप में प्रोटीन आवश्यकता के एक बड़े अंश की पूर्ति करता है। यानी अंडों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। और जो चिकन होता है, मांस जो खाते हैं मुर्गियों को मार के, तो उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है, इसलिए मुर्गी पालन किया जाता है, जिसको हम कुक्कुट पालन भी कहते हैं। तो अंडे और मांस प्राप्त करने के लिए, क्यों? क्योंकि अंडे में भी प्रोटीन होता है और मांस में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो हम मुर्गी पालन करते हैं। विश्व में अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा रैंक है, 5वां रैंक है, यानी 5वां स्थान प्राप्त है हमें अंडे उत्पादन की दृष्टि से। मतलब इससे भारत के आगे 4 ऐसी कंट्रियां हैं जो हमसे ज्यादा अंडे उत्पादन करती है। मुर्गियों की अच्छी वृद्धि एवं स्वस्थ करने के लिए उन्हें सुरक्षित आवास, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। अगर मुर्गियों से हमें अच्छा अंडा प्राप्त करना, अच्छा मीट, हमें चिकन मिले हमें, तो इसके लिए हमें जहां हम रख रहे हैं वो आवास सुरक्षित होना चाहिए। अगर कोई शिकारी जीव खा गया, कुत्ता खा गया, तो कहाँ से मांस और अंडे प्राप्त करोगे। और मुर्गियों को पौष्टिक भोजन हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए, ताकि मोटी ताजी हो, तो उनसे क्या होगा, मीट ज्यादा प्राप्त होगा। भोजन में उनको मक्का, बाजरा, जौ, गेहूं, ज्वार आदि क्या किए जाने चाहिए, खिलाए जाने चाहिए। उसके बाद है ऊन उद्योग। उत्तरी भारत में ऊन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भेड़ पाली जाती है। भेड़ के बालों से ऊन तैयार की जाती है। ऊन का रंग भेड़ की प्रजाति और क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर जलवायु मान लो ठंडी है, तो वहां बर्फ ज्यादा होगा, और बर्फ ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो भेड़ है वो कैसी होगी, सफेद रंग की, तो उससे ऊन जो प्राप्त होगी वो भी कैसी होगी, सफेद रंग की। भेड़ की कुछ देसी नस्ल जैसे लोही, नली, मारवाड़ी, पाटवानी आदि है। ये याद करने हैं सब आपको, है ना, जो अच्छी नस्लें हैं उनके नाम। फिर ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश की एक जो है एक महत्वपूर्ण राज्य माना गया है। फिर आता है प्रवाल एवं भित्तियां। एकल या निरीह पॉलिप जंतु जो सिलेंट्रेटा संघ के हैं, यानी ये क्या होते हैं, सिंगल भी रहते हैं
और निविही का मतलब होता है ये ग्रुप बनाकर भी रहते हैं। और किस संघ के प्राणी है? सिलेंट्रेटा संघ के, जिसमें हाइड्रा आता है ना, तो सिलेंट्रेटा संघ के ये प्राणी है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। मतलब ये जो प्राणी है इसके बाहर किसका आवरण पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसे कोरल या प्रवाल कहते हैं। तो ये जो जीव है उन्हें कोरल या प्रवाल कहा जाता है। अधिकांश कोरल एंथोजोआ वर्ग के जीवों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। प्रवाह निवीह के पॉलिप के लगातार मुकुलन से समुद्र में चुनेदार चट्टाने व कवच बनने से टीले की समान रचना बन जाती है, जिसे प्रवाल भित्तियां कहते हैं। मतलब ये जीव जो है वो क्या करता है? मुकुलन करता है, मतलब ये मुकुल बनता है, फिर इस मुकुल से और मुकुल बनता है। तो ये देखो इस तरीके की संरचना क्या हो गई? बन गई है। तो ये जो टीले की समान संरचना बनी है इसे क्या कहा जाता है? प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो प्रवाल या प्रवाल क्या है बेटा? प्रवाल जो है, जो हाइड्रा यानी सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है जिसका बाह्य आवरण किसके बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बना होता है। और ये जो इनकी अवस्था होती है जीवन काल की, दो अवस्थाएं होती है, एक तो होती है मेडुसा और एक होती है पॉलिप। तो पॉलिप अवस्था जो होती है इनके जीवन की, उसमें इनमें क्या होता है? बार बार मुकुलन होता है, जिससे ये इस तरीके की संरचना बन जाती है और इसे कोरल रीफ कहा जाता है। फिर आता है मुक्ता या मोती संवर्धन। मोलस्का संघ के जंतु आर्थिक रूप से मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बटन, मोती, कोड़ी प्राप्त करने के कारण ये व्यापक दृष्टिकोण से उपयोगी है। मोलस्का संघ के प्राणी आपको पता है एकदम मुलायम होते हैं ना, तो इनसे हमें मोती, कोड़ी, बटन आदि प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल से ही मोती, रत्नों और मणियों के रूप में मूल्यवान समझे जाने वाले मतलब इनसे हमें मोती मिलते हैं, कोड़ी मिलती है, बटन मिलते हैं। इसके अलावा क्या मिलते हैं? जो रत्न होते हैं वो प्राप्त होते हैं, है ना। इस कार्य के लिए मोलस्का के हजारों टन कवच प्रतिवर्ष उपयोग में लाए जाते हैं। मुक्त सुक्तियों से अति सुंदर आकर्षक मूल्यवान मोती मिलते हैं। तो मोती हमें किससे प्राप्त होते हैं? जिससे प्राप्त होते हैं, जिस मोलस्का संघ के प्राणी से प्राप्त होते हैं उसे मुक्त सुक्तियां कहा जाता है, यानी पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है। कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पाल कर उनसे मुक्ता मोती क्या किए जाते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर उनसे मुक्ता या मोती बनाकर प्राप्त करना मोती संवर्धन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, है ना। ये आपको पूछा जा सकता है कि मोती संवर्धन क्या है। ठीक है, तो कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर, क्यों पाला जाता है सीपियों को? ये जो है आपको दिख रहा है सामने, ये सीपी है और इसको हम पाल रहे हैं किस लिए? ये मोती प्राप्त करने के लिए। तो ये जो तकनीक है इसे मोती संवर्धन कहते हैं। मोती को एक मूल्यवान रत्न माना जाता है जो प्राय सफेद चमकीला गोलाकार संरचना, देख रहे हो, चमकीला है, गोलाकार है, सफेद रंग का है और ये किससे प्राप्त होती है? ऑयस्टर से प्राप्त होती है। ठीक है, मोलस्का अपने कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए स्रावित करते हैं। ये इनका कवच है और इसके नीचे ये पाया जाता है। और किससे प्राप्त होता है मोती? ऑयस्टर, जो मोलस्का संघ का प्राणी है उससे। ये तकनीक सबसे पहले जापान में विकसित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, मोती प्राप्त करने की तकनीक जो है वो किससे प्राप्त की? सामान्यतः ये जो सीपियां होती है वो कहाँ पाई जाती है? समुद्र में, लेकिन हम इनको तालाब में क्या कर रहे हैं? विकसित कर रहे हैं मोती प्राप्त करने के लिए, तो इसे मोती संवर्धन कहते हैं। और ये टेक्निक सबसे पहले जापान में विकसित की गई थी। समुद्री ऑयस्टर से प्राप्त किए जाने वाले लिंगा मोती सबसे उत्तम माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से मोती सबसे कॉस्टली होते हैं? लिंगा मोती। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सीपियों से प्राप्त जो होते हैं वो कम मूल्यवान होते हैं, कम महंगे होते हैं। इसके बाद आता है जंतुओं में अन्य महत्व। जंतुओं के कुछ अन्य महत्व भी हैं, देखो। सबसे पहला है रंग। कुछ शल्क कीट जो कैक्टस पे लगते हैं, कैक्टस होती है कौन सी? नागफनी। तो नागफनी पर कुछ जो कीड़े होते हैं वो पाए जाते हैं। इन कीड़ों को सुखाकर टैनिन व कोकिनोल रंग प्राप्त किया जाता है, जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किए जाते हैं, यानी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना, उनको बनाने के लिए टैनिन और कोकिनोल का जो है वो यूज किया जाता है। और ये कोकिनोल और टैनिन किससे प्राप्त होता है? जो कीट होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, जो नागफनी या कैक्टस पे पाए जाते हैं। उसके बाद है अपमार्जक।
कुछ कीटों द्वारा मृत पादप व जंतु के शरीर को खाने के कारण उन्हें सड़ने व दुर्गंध फैलने से रोकते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि सड़क पे क्या किया जाता है, कोई कुत्ता मर जाता है तो थोड़े टाइम बाद वो अपने आप क्या होता है, हट जाता है ना, उसको उठा के नहीं फेंका जाता। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, वो लग जाते हैं और वो धीरे धीरे उसके शरीर को खा जाते हैं। तो ये अपमार्जक का काम करते हैं। अपमार्जक होता है सफाई करने वाला, तो इसीलिए ये सफाई का काम करते हैं। जैसे कि दीमक और तिलचट्टा इसका उदाहरण है। फिर औषधीय महत्व, कुछ कीटों जैसे कि ब्लिस्टर मृगों से कैंथेराइडिन औषधि प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। कुछ एक कीट होता है जिसका नाम है ब्लिस्टर मृग, इससे कैंथेराइडिन औषधि प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियों से प्राप्त मधु का उपयोग अल्सर ठीक यानी छाले ठीक करने के लिए किया जाता है। कोचिनील कीटों से प्राप्त कार्मिनिल अम्ल का उपयोग कुकर खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी एक कीट है जिसका नाम है कोचिनील, उससे हम कौन सा अम्ल प्राप्त करते हैं, कार्मिनिल अम्ल, और इससे किसका इलाज करते हैं, कुकर खांसी का इलाज करते हैं। चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। शरीर में सिर में दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए। फिर है भोजन के रूप में मांसाहारी मनुष्य जो है मेंढक, ये मेघ लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअली मेंढक है। मेंढक छिपकलियों, सांप, मछलियों आदि को भोजन के रूप में क्या करता है, खाता है। फिर पादपों में परागण करने में भी मदद करते हैं। पुष्पीय पादपों में निषेचन के लिए परागण की क्रिया होना अत्यंत आवश्यक है। मालूम है परागण क्या होता है? ये जो स्त्री केसर होता है ना, जिसमें अंडाणु पाया जाता है, और ये होते हैं परागकण, जिसमें परागकोश, जिसमें क्या पाया जाता है, परागकण। तो परागकण का इस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो परागण की क्रिया में ये मदद करते हैं, जैसे कि तितली, चींटी, मधुमक्खी, जो ये सारे जीव है वो परागण की क्रिया में मदद करते हैं, जिससे नई नई फसल क्या होती है, विकसित होती है। तो यहाँ पर ये मुख्य बिंदु में देखो, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उपयोगी पादपों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो ये आपको पढ़ना है। ये 7वां आपको पढ़ना है। ये सारे जो मुख्य बिंदु दे रखे हैं ना इसके, ये जरूर पढ़ लेना के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर है 14 वो बेटा कंप्लीट होता है।